चलिए, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत में सर्वाधिक जो तंबाकू है वो तंबाकू के मामले में आपका आंध्र प्रदेश, अंडा और तंबाकू, इसमें जो है आपका आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है। तो ये याद रखिएगा, तंबाकू जो सर्वाधिक आपके देश में उत्पादन होता है वो आपका कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, तंबाकू और अंडे का। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, और आप लोग को पता होगा, जो आप लोग को जो ग्रामीण आप देखते होंगे कि पीडीएस जो सिस्टम होता है, जन वितरण प्रणाली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका लक्ष्य क्या है कि जो गरीब लोग हैं उन तक जो है भोजन की पहुंच हो, खास सुरक्षा उपलब्ध हो। तो मेन तो यही होता है, और भी कालाबाजारी रोकना, जमाखोरी रोकना, ये सब भी है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मेन लक्ष्य क्या है, गरीबों को खास सुरक्षा, ये तो है ही। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर गरीबों को सस्ते में अनाज नहीं मिलेगा तो व्यापारी क्या करेगा कि उसका अधिक मूल्य लेगा, तो उसको रोकने के लिए भी गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है सस्ते दामों पर, यह भी सही है। और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, तो अगर इस केस में अगर जमाखोरी करता भी व्यापारी है तो गरीब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो अनाज सस्ते दाम पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम, ठीक है, तो उसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, गरीबों को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी कालाबाजारी रोकना, और साथ साथ व्यापारियों द्वारा जो अधिक मूल्य जो लेते हैं तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको गरीबों को तो सस्ते में अनाज उपलब्ध रहेगा। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से सुनते रहिए, आज थोड़ा लेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट ही है। ठीक है, और हमने आपको थ्योरी करा रखा है फास्ट, क्या आप लोग देखिए ऑप्शन बस हो गया, कराया हुआ तो है ही, मेन कॉन्सेप्ट तो खत्म ही है इसका। अब देखिए वीटी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा वीटी कल्चर जो है ये कई बार पूछा गया भी है। वीटी कल्चर जो है वो अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अंगूर से वाइन भी बनाया जाता है, वाइन से वीटी भी याद रखिएगा, वीटी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है, तो अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। ठीक है। निम्न में से कौन सा फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है, तो मेन रूप से जायद फसल है यहाँ पे मूंग और उड़द, जो जायद फसल है जिसको कि सिंचित क्षेत्र में ही उपजाया जाता है। ये आज कृषि से रिलेटेड हम लोग इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है विशालतम क्या चीज़ का उत्पादक है, तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश जो है मेन रूप से दलहन का जो उत्पादन में 1 नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश दलहन में 1 नंबर पे आता है, राजस्थान तिलहन में। तो मध्य प्रदेश जो है आपका विशालतम उत्पादन क्या चीज़ का है, तो दलहन का है, दाल का। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है दलहन का एक प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, तो ये याद रखिएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछेगा चीनी उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा चीनी महाराष्ट्र में होता है। कहिएगा ये कैसे गन्ना होगा यूपी में और चीनी महाराष्ट्र क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है चुकंदर से भी चीनी बनाया जाता है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में आपका चुकंदर से भी चीनी बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर पूछे कि गन्ना उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जो है अच्छे स्थिति में, तो दोनों जगह आपका गन्ना उत्पादन होता है। लेकिन अगर चीनी उत्पादन में पूछेगा तो आपको बोलिएगा कहाँ, तो महाराष्ट्र बोलना है। ठीक है, चीनी उत्पादन में आपको महाराष्ट्र को बताना है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, किस फसल में उत्पादक में उत्तर प्रदेश का एक स्थान नहीं है, तो याद रखिएगा आलू में भी 1 नंबर पे है और आपका गन्ना में भी 1 नंबर पे है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे चावल के हिसाब से, चावल के अनुकूल मानसून नहीं है, तो चावल में वो 1 नंबर पे नहीं है। ठीक है, तो प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो चावल का प्रमुख उत्पादक आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब आपका चावल उत्पादन में नंबर, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। मसालों का बागान किसे कहा जाता है, आपको पता ही होगा, जो केरला है, केरल, वो मसालों का क्या है, बागान है, क्योंकि वहीं पे जितना भी गरम मसाला है वो वहीं से आता है, तो केरल याद रखिएगा, केरल। ठीक है। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है, तो देखिए भारत में क्या है कि खेती तो होता है, लेकिन तकनीकी जो भी आता है वो बड़े बड़े जो किसान होते हैं वही उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो खेत का जो जोत है वो आकार छोटा है, यानी यहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है खेत अपने
जो कलिंग होते हैं या भाई होते हैं आसपास उसमें बट जाता है, तो वहाँ पे छोट जोत हो जाता है, जिस कारण से क्या होगा कि बड़े बड़े जो हार्वेस्टिंग मशीन हैं वो यहाँ पे नहीं लगाए जाते हैं। खास करके बिहार में या भारत में भी ये स्थिति है। आबादी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि आपका खेत का जो जोत है वो छोटा हो जाता है, और जिस कारण से यंत्रीकरण जो होता है, जो डिवाइस जो मशीनें हैं बड़े बड़े, वो हार्वेस्टिंग मशीन का उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है छोटे जोत में। तो मेन कारण इसका हो जाएगा छोटे जो जोत क्षेत्र हैं उस कारण से संभव नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? खाद्य सुरक्षा मिशन मतलब होता है कि आपका जो भोजन आपके घर तक पहुंच जाए, आप लोग सुरक्षित रूप से भोजन कर सकिए। ठीक है, भोजन के अभाव में कोई मरे नहीं या कोई गरीबी के कारण जो है ऐसा नहीं हो कि भूखे उसका सोना पड़े उसको। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मेन उद्देश्य यही होता है। तो उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि आपका जो है गेहूं भी दिया जाता है, चावल भी दिया जाता है, लेकिन कभी देखें सरसों तेल देते हुए तो नहीं देता है। तो तिलहन उसमें शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में आपका तिलहन शामिल नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को साउंड प्रॉपर वगैरह सब कुछ आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। एक बार हाँ बोल दें। चलिए एक सेकेंड आप लोग को, 1-2 सेकेंड के लिए हम होल्ड करेंगे, चूंकि मुझे थोड़ा सा पानी पीना है तो थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा गर्मी है जिस वजह से। ठीक है, और जो है 6 to 8, 9, 10 सबके लिए होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जिनका जो 9, 10th में या 12 में आपका इकोनॉमिक्स होगा तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी 1 to 5 में भी 4-5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो आप सबके लिए है, इसीलिए घबराइए नहीं, चुपचाप शांति से पढ़ते रहिए। आप लोग इसका मतलब है मार्केट का कोई सेट नहीं देखे हैं। ठीक है, तो सेट में आप देखिएगा कि हर एक टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन रहते हैं। चलिए प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, किसने ये कहा था कि कृषि आपका जो है मतलब प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि आपका इंतजार नहीं कर सकती है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, एक मार्क एक्ट कब आया था? और एक मार्क जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो इको फ्रेंडली है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो एक मार्क जो है 1937 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक मार्क भारत में कब लागू किया गया था? 1937। ठीक है, 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जो राष्ट्रीय कृषि, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, भी आया है क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकादमी है, एकेडमी है, वो कहाँ पे है? तो वो आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। कृषि से जुड़ा अनुसंधान केंद्र जो भारत में है वो आपका हैदराबाद में है। भारतीय दलहन, दाल से जुड़ा हुआ शोध संस्थान कहाँ पर है? तो दाल से जुड़ा हुआ शोध संस्थान जो है आपका कानपुर में है। कहाँ पर है? तो वो कानपुर में है। दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। ठीक है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। कहाँ पे किया गया था सर्वप्रथम मौसम आधारित फसल बीमा योजना? तो हरियाणा में। कहाँ पे किया गया था? हरियाणा में। और हरित क्रांति की शुरुआत भी आपका पंजाब हरियाणा में ही हुआ था। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये पूछ सकता है, उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? तो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ठीक है, तो वन के साथ साथ कृषि से रिलेटेड है ये अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है झांसी में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में स्थित है। तो ये याद रखना है, ये सब वन लाइनर है, बस याद रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो चीन है। चीन आपका 1 नंबर पे आता है गेहूं उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पे स्थित है? तो वो आप ही के देश में दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है।
ये कृषि से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो चल रहा है अभी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? रबी फसल आपको पता ही है, जो ठंड मौसम में हो। तो चावल तो होगा नहीं, क्या होगा बताइए? तो इसमें से जो है बाजरा भी नहीं होगा, बाजरा खरीफ फसल है, चावल भी आपका खरीफ। जौ जो है ये रबी फसल है, गेहूं जौ ये सब रबी फसल होता है। तो उत्तरी राज्यों में रबी फसल है तो जौ जिसका मैदा बनता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही? यानी सबसे ज्यादा जो है आपका मतलब जो पृष्ठभूमि है, जो आपका धरातल पे सबसे ज्यादा उत्पादन, या कह सकते हैं कि विगत एक दशक में भारत में किस निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला अनाज है, सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते भी हैं, ठीक है। तो चावल का जो है आपका एक दशक से इसका जो कुल भाग है पूरे भूमि पर उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? तो मध्यस्थों की समाप्ति। उसके बाद देखिए क्या है, मध्यस्थ मतलब समझ ही रहे, जो मीडिएटर है, जो आपके सामान को खरीद करके सस्ते में किसानों से खरीद करके, जो किसान लोग हैं उनसे सस्ते में खरीद करके महंगे में बेचता है। तो इसकी भी समाप्ति उन्मूलन की बात की जाती है सरकार के द्वारा। आपका जो है कृषि बिल यही सबसे रिलेटेड बनाया गया था। उसके बाद जो है भूमि का जो सुधार है, जोतों की हदबंदी, चकबंदी, ये सब आपने पढ़ा होगा। हदबंदी की एक ज़्यादा सीमा तक एक किसान के पास के खेत नहीं रह सकता, एक सीमा उसमें लिमिट है, जैसे 5 बीघा है, ठीक है। तो 5 बीघा से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के नाम से ज़मीन नहीं रह सकता है, वो हदबंदी है। फिर चकबंदी होता है कि अगर आपका ज़मीन अलग अलग जगह पे बटा हुआ है तो उसको एक जगह करना। तो ये सब सारे कृषि के विकास के लिए प्रेरक हैं, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ष भर बोई जाने वाली फसल। आप देखते हैं कौन सा फसल इसमें से जो पूरे साल बोया जाता है? तो आप देखते होंगे मक्का जो है वो सब दिन अब होता है, आपको हर एक सीजन में आपको मक्का दिखाई दे देगा। इसलिए वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी हो गई है? तो वो है आपका मक्का जो है पूरे वर्ष भर जो है बोया जाने वाला फसल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे लग रहा है कि आज सब दिन से ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। चलिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। सब्जी का जो शोध संस्थान है, और आपको पता होगा बिहार भी सब्जी उत्पादन में 2 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आता है। तो ये सब भी क्वेश्चन, और जब हम बिहार का जो भी अभी आपका जो है बिहार बजट भी आपको करवा देंगे अच्छे से, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपका सब्जी का शोध संस्थान है वो आपका वाराणसी में, कहाँ पे है? तो वाराणसी में आपका सब्जी का शोध संस्थान है। दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरुआत की गई थी? वर्गीज कुरियन का नाम आपको पता होगा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या चीज से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आपका गेहूं उत्पादन से मेन रूप से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, जो जलीय जीव हैं उसका उत्पादन से संबंधित है। और आपका श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो ये याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन का नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अमूल जो दूध है, जो दुग्ध उत्पादन में इनकी भूमिका थी। चलिए, उसके बाद है भारत में सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो है ये कृषि साख के रूप में सहकारिता आंदोलन शुरुआत किया गया था, कृषि साख के रूप में। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो कॉफ़ी आपको पता ही होगा, दक्षिण जैसे आपका दक्षिण भारत में कर्नाटक में खास करके कॉफ़ी होता है, तो दक्षिणी पठार यहाँ पे हो जाएगा। सिंधु गंगा मैदान में तो होता नहीं है, गुजरात में भी नहीं होता है। तो आप ऑप्शन काट के भी आप जो है आंसर बना सकते हैं। कई बार क्या होगा कि आपके एग्जाम में आपको आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आप क्या करेंगे उस स्थिति में आंसर को काटिएगा, ऑप्शन को काटिएगा, और आपके पास एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होगा
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ हमने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है 3 में ही दिया है, लेकिन वहाँ पे कम से कम आप देखिएगा कि 120 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपका जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होगा, तो वही जो है आपका जो है रिजल्ट निर्धारण कर देता है। अगर आप कंफर्म हैं और उसमें नहीं है ऑप्शन तो एकदम मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, एकदम बेहिचक मारना है उसको नहीं छोड़ना है। अगर ये गलती कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे मुझे पता है कि कॉफ़ी कहाँ पे होता है, कर्नाटक में, अगर यहाँ पे बिहार दे देता या बिहार का कोई पार्ट दे देता तो बिल्कुल उसको काट देते हम और उसमें मारते उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक जानकारी है तो वो भी मारिएगा, वो भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ तो हमारे सेट में बहुत कम वैसे क्वेश्चन हमने दिया है, क्योंकि आंसर आपको अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखे रहिएगा तो वहाँ आप खोज लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए HYV का मतलब क्या होता है, आपका हाइब्रिड जो बीज है उससे रिलेटेड है ये। तो कार्यक्रम को भारत में भी डैश कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में इसको क्या कहा जाता है, नव कृषि नीति, और इसी के तहत जो हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया। आपका जो है यूरिया जो होता है, आपका जो भी रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, ठीक है। हरित क्रांति में मेन रूप से क्या किया गया कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइजेशन है, जो भी आपका बोल सकते हैं यूरिया हो गया, ये सब का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया गया केमिकल का। उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई, और मेन रूप से बीज पे फोकस किया गया, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नव कृषि नीति HYV कार्यक्रम को भारत में डैश कहा जाता है, तो नव कृषि नीति भी कहा जाता है, ये याद रखना है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हमने पिछले क्लास में भी बताया था हरित क्रांति के बारे में, और जो कि 1966 के बाद आया, 1970 के बीच में, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिको के थे, कहाँ के थे, अच्छा सॉरी अमेरिका के थे। नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका के थे डॉक्टर ई, और इन्हें ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो हमने आपको पहले दिन बताया था जो कृषि होता है वो आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, वन उत्पादन हो गया, वन से जो लकड़ी होता है, ये सब क्या है आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है, प्रथम। यानी जो आदि मानव लोग करते थे और प्राचीन समय से भारतीय लोग भी करते आए हैं, तो उसको मान के चलिए वो प्राथमिक सेक्टर ही होगा आपका। उद्योग और सहकारिता ये सब द्वितीय सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है, तो आपको पता होगा जी पश्चिम बंगाल में और असम में, ये सब में आपका पटसन जो होता है, जिसको आप लोग पटुआ बोलते हैं बिहार में, जिससे आपका जो है संठी उंठी जो बनता है, ठीक है, और उसके लकड़ी का प्रयोग करके जो है चट्टी बोरा या रस्सी धागा जो बनाया जाता है, ठीक है। तो पटसन उसको बोला जाता है। तो पटसन जो है खास करके जो आप गन्नी बैग जो आता है आपका, गेहूँ वगैरह जो रहता है, तो उसमें यूज होता है। तो ये आपका असम और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं होता। पटसन की खेती आंध्र प्रदेश में नहीं होता, बिहार में भी होता है आपका जूट पटसन ये सब का। चलिए, सबसे ज़्यादा लेकिन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। अगर जिला पूछे बिहार में तो आपका कटिहार पूर्णिया के साइड होता है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, आपको पता होगा पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन में हुआ था, वहीं पे नए नए आविष्कार हुए और वहीं पे जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो प्रथम जो औद्योगिक क्रांति जो है लगभग 16वीं सदी के आसपास हुआ था, ठीक है। 16वीं सदी 1500 से 1600 के आसपास में जो हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका ब्रिटेन में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही हुई थी और इसी ने आपको उपनिवेशवाद को जन्म दिया। फिर आगे चल करके उपनिवेशवाद ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया। साम्राज्यवाद के बाद ही आपका समाजवाद और जो है ये सब आता है, साम्यवाद, ठीक है। और जो है आपस में सभी जो है ब्रिटेन के खिलाफ में या जो भी विश्व युद्ध वगैरह होता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, तो सार्वजनिक मतलब सरकारी नहीं है, इसमें से कौन सा आपका सरकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका NTPC ये आपका सरकारी संस्थान ही है। सेल भी आपका सेल गेल भेल ये सब सरकारी है, सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। टिस्को एक प्राइवेट कंपनी है, टिस्को टाटा का है टिस्को, ठीक है। तो ये आपका क्या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की
की जा चुकी है। मतलब जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनकी गणना कितनी बार आज तक हो पाई है? तो अभी तक 3 बार जो है लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना की गई है पूरे भारतीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, यानी ऋण देता है, उसको कोई भी समस्या होता है उसको निजात दिलाता है, आर्थिक मदद करता है, तो वह बैंक का नाम है सिडबी। क्या नाम है? सिडबी। ठीक है, चलिए। लघु उद्योग के लिए संयंत्र मशीनरी में निवेश की ऊपरी एवं उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई? मतलब मैक्सिमम कितना रुपया तक जो है उसमें लगेगा, जो आपका जो है लघु मशीनरी या लघु उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ तक का जब राशि का कोई भी कंपनी है तो वो आपका लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी 1 करोड़ पूंजी लगा हुआ किसी कंपनी में है तो वो आपका लघु उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसकी सीमा है, उच्चतम सीमा 1 करोड़ रुपया। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधक, चीनी, ये सॉफ्टवेयर क्या है आपका? फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके मदद से हुई थी? किसके मदद से? ठीक है, तो राउरकेला में जो उद्योग है उसका जो मदद किया था वो रूस ने किया था। जैसे भिलाई है उसका ब्रिटेन ने किया था। फिर आपका जो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है उसको रूस ने किया था। तो इस प्रकार से अलग अलग देश ने जो भारत में जो संयंत्र स्थापित हुए हैं उसकी मदद के माध्यम से, मदद करने का मतलब है उन्होंने पूंजी निवेश किया, अपना टेक्नोलॉजी दिया और फिर आगे कमाई भी उन्हीं को होता है सबसे पहले। ठीक है, तो ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात विक्रय करती है, यानी इस्पात को बेचती है? कौन सी कंपनी? तो इस्पात में आपका जो है स्टील अथॉरिटी जो है, सेल, ये याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है? तो आप देखिएगा जनरली जितने भी इस्पात उत्पादक केंद्र होंगे वो कोयला के आसपास ही होगा, लेकिन इसमें से एक है जो कि कोयला जहाँ पे आसपास में नहीं है वो है आपका भद्रावती, जहाँ पे दुर्गापुर और बोकारो जहाँ पे कोयला खान है उसके आसपास में ही है। लेकिन आपका जो भद्रावती है वो थोड़ा सा अलग है, कोयला से काफ़ी दूर है। पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? पेट्रो रसायन मतलब जो पेट्रोकेमिकल जो भी है पेट्रोलियम से रिलेटेड, तो कहाँ पे है? तो जामनगर में है। ठीक है, जामनगर गुजरात में शायद है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आपका 67 या 68 बीपीएससी में पूछा था। भारत का सबसे पुराना तेल जो क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका है असम में। ठीक है, दिग्बोई जो है, ठीक है, असम में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है आपका असम। भारत में खादी ग्राम उद्योग सरकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? खादी से जुड़ा हुआ ग्राम उद्योग सरकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना, तो इसका स्थापना 1954 में देश आज़ादी के बाद की गई है। तो खादी पे विशेष फोकस, चूँकि अंग्रेज लोग तो करते नहीं खादी का, तो देश आज़ादी के बाद ही हुआ है 1954 ईस्वी में, ये याद आपको रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? यानी क्या चीज़ के लिए? आय सृजन। देखिए आय सृजन तो आप जो है मध्यम या जो बड़े उद्योग है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से जो लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे छोटे उद्योग से जो है बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। बड़े बड़े उद्योग में तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है तो बहुत कम लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जितने भी कुटीर उद्योग हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो है रोजगार सृजन होता है, बहुत सारे लोग को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो बेरोजगारी दूर होती है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुटीर एवं लघु उद्योग में जो सबसे ज़्यादा रोजगार होता है, रोजगार सृजन सबसे ज़्यादा। और गांधी जी इसीलिए बोलते थे कि कुटीर उद्योगों पे ही विशेष रूप से फोकस किया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया? ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर 1954 के बाद ही वाला होगा, 1956 में। ठीक है, तो खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 ईस्वी में, 1956। अब देखिए कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ठीक है, तो यहाँ पे MTNL जो है, अब तो मुझे लगता है ये भी ONGC को भी शामिल किया गया था। ठीक है,
अभी फिलहाल MTNL को रखिए, ठीक है। भारत में कृष्ण क्रांति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कृष्ण क्रांति, ठीक है, तो पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। कृष्ण क्रांति किससे, कई लोग कोयला मार के आ जाते हैं, कोयला भी होगा ऑप्शन देखिएगा कहीं पे, हाँ कोयला है ना, तो सोचते हैं कि कृष्ण मतलब काला हो गया तो कोयला होगा, लेकिन नहीं, ये कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको धोखा दे देगा, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। कृष्ण क्रांति में लोग कोयला मार के आ जाते हैं, जबकि होगा क्या, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है कृष्ण क्रांति, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य आपको पता ही होगा कहाँ पे हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आपको पता होगा, और वो कहाँ पर है, तो वो है आपका गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा दांडी, नमक का भी नाम सुने होंगे, तो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादक करने वाला राज्य जो है आपका गुजरात है। भारत में विशेष आर्थिक जोन जो SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की शुरुआत, यानी ऐसा जोन बनाया जाता है जिसमें कि आपको टैक्स फ्री होगा, जो बाहरी कंपनी होगा उसको, जो बोलते हैं ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत पे आधारित रहता है कि आइए आसानी से जो है कीजिए, 2-3 साल आपको टैक्स नहीं लेंगे, एक वहाँ पे बिजली की व्यवस्था, सड़क, ऑफिस, ये सब जो भी है उस ढंग से अपना बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ बाहरी आती है। तो भारत में विशेष आर्थिक जोन जो होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति कब शुरुआत की गई, तो 2000 ईस्वी में ये किया गया, और 2000 ईस्वी में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी में आया था, तो उस समय भारत में यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई थी, और उसके माध्यम से जो विदेशी कंपनियां हैं उसको भारत में बुलाया गया था, ठीक है। अब आते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। वाराणसी अब क्या प्रदान करता है, क्या बनाता है, ये बनाता क्या है आपका, 50 नंबर आप लोग बताइए। तो जो आपका लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी है वो डीजल और बिजली दोनों इंजन अब बनाती है, क्योंकि अब तो 2030 तक क्या है, कार्बन फ्री करने की बात किया गया है, ठीक है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा, यानी 2030 तक ही आपका पेट्रोल डीजल जिससे भी ट्रेन चलता है उसके बाद सारा बिजली आधारित हो जाएगा, ठीक है। तो अभी डीजल और बिजली दोनों है, आगे चलकर बिजली ही इंजन होगा केवल। चलिए, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है, ठीक है, तो चीज़ों की मांग में कमी होगा या पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, आप सोचिए। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि, अरे दोनों तो अलग अलग चीज़ों की कीमतें बढ़ती, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती, यहाँ होना चाहिए चीज़ों की मांग में, अच्छा चीज़ों की मांग में कमी हो गई, यानी डिमांड घट गया, डिमांड घट गया, ठीक है। डिमांड जब घट जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कम होने लगेगी, चीज़ों की कीमतें क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। अगर मान के चलिए मार्केट में खूब प्याज आ गया, ठीक है, जैसे अभी टमाटर महंगा, क्यों महंगा है, क्योंकि मार्केट में टमाटर नहीं मिल रहा है, किसान के पास टमाटर नहीं है, वो नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है, उत्पादन नहीं हो रहा है तो महंगा हो गया। वही जो है एकदम ट्रक का ट्रक उतर जाए तो देखिएगा 1 रुपये 2 रुपये भी कोई लेने वाला नहीं होता। यही टमाटर है जो कि कभी आपको जो है 2 रुपये 5 रुपये भी मिलेगा, और अभी आप देखिए 200 रुपये केजी भी है। पाकिस्तान में तो लोग टमाटर खाना भी छोड़ दिए होंगे, जब यहाँ 30 रहता है तब वहाँ 200-300 रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, चीज़ों की कीमतें कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो ये आप सोच ही सकते हैं, जब आपका डिमांड घट जाता है, पूर्ति ज़्यादा हो जाता है, तो स्वाभाविक है कीमत को घटना ही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक मिर्च 2 रुपया में ले रहे हैं, काहे ले मिर्च खाते हैं आप लोग इतना, एक तो गर्मी है ऊपर से मिर्च खाते हैं, नहीं खाइए मिर्च, मिर्च टमाटर बिल्कुल नहीं खाइए, हम लोगों ने तो खाना छोड़ दिया, ठीक है, क्या जरूरी है टमाटर खाने का। जब सस्ता होगा तो खूब अपना खा लीजिएगा। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है सूती होगा तो सूती कारखाना जहाँ कपास होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए कपास तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों के समय की बात है,
तो वहाँ पे आपका बंगाल ही होगा, चूंकि बंगाल में ही सबसे पहले जो है सूती वस्त्र, सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र गुजरात में हुआ था, चूंकि ये आपका अंग्रेजों के समय में। तो पहला सूती वस्त्र का कारखाना जो खोला था वो आपका पश्चिम बंगाल में ही फोर्ट क्लास्टर में खुला था। ठीक है, तो ये लोग अपना कपास इंपोर्ट करके ले आते थे और यहाँ पे जो है सूती वस्त्र की कारखाना खोली गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र, मुंबई या गुजरात मार देंगे। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि पहला सूती का जो कारखाना है वो आपका पश्चिम बंगाल में ही खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? उर्वरक उद्योग और इस्पात उद्योग दोनों के लिए जाना जाता है, तो ये आपको पता होगा, राउरकेला। ठीक है, दोराबजी टाटा, दोराबाजी टाटा नाम है इनका, और टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को, ठीक, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1907 की ही कंपनी है। ठीक है, टिस्को जो कंपनी है स्टील की, टाटा आयरन एंड स्टील जो है कंपनी लिमिटेड, ये जो है आपका टिस्को, वो 1907 में ही स्थापना किया गया था। 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं की आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उनमें से नहीं था? अनिश्चित औद्योगिक विकास, कृषि सेक्टर की अपेक्षा, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा। तो ये कृषि सेक्टर की अपेक्षा यहाँ पे नहीं की गई थी। ठीक है, जिनमें से कौन सा बिंदु उनमें से नहीं था? तो कृषि सेक्टर पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था, तो ये बिंदु उसमें कृषि सेक्टर की अपेक्षा नहीं थी। ठीक है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, ये तो स्वाधीनता के बाद जो है प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई थी वह थी। तो ऐसे प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषणा हुई थी वो 1948 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन आप पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास की बात की गई थी वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह थी 1948। ठीक है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जो सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे विनिवेश की प्रक्रिया शुरुआत हुई, तो ये है आपका 91-92। ठीक है, जिससे सार्वजनिक उद्यमों में जो सरकारी संस्थान हैं उससे लोग अब निजीकरण की ओर बढ़े, तो ये आपका 1991-92। ठीक है, विनिवेश बोल रहा है, निवेश नहीं है, विनिवेश। ठीक है, चूँकि अब यहाँ पे क्या हुआ था, LPG योजना आई और इसके तहत अब जो भी है निजीकरण पे जोर दिया गया, तो यहाँ पे जो सरकारी संस्थान जो माध्यम से करता था वहाँ से विनिवेश हुआ और यहाँ पे जो है निजीकरण की ओर यहाँ पे विशेष जोर दिया गया, तो 1991-92। ठीक है, तो इस प्रकार से 57 क्वेश्चन जो है हमने आपको अभी समझाया, और देखते हैं दूसरा टॉपिक लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम दें, मैं ज्योग्राफी का टॉपिक निकाल लेता हूँ और उसको भी देख लेता हूँ।
चलिए, थोड़ा सा लेट होता है, आप लोग एकदम मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। चलिए, अब क्लियर दिखाई दे रहा है, कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें। बहुत आ रहा है, 60 के आसपास, कम थोड़ा ही है, 60 आ रहा है, बहुत आ रहा है अभी। 60 ले आइएगा, वहां रिजल्ट बन जाएगा आपका। साठ आ रहा है तो कम नहीं आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। हाँ, 60 से कम ला रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन जो 60 तक ला रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। 60 पे निश्चित तौर पे होगा, 100% होगा, और उसमें भी महिला को तो एकदम आराम से होगा। यहाँ 60 आ रहा है तो वहाँ 65 आएगा, 70 आएगा। तब तक प्रैक्टिस भी तो होगा आपका। चलिए, घबराइए नहीं, 60 भी आ रहा है ना, माइनस में बहुत लोग रहते हैं, आप तो पॉजिटिव ला रहे हैं। 60 नंबर कम थोड़ा ही है, बहुत अच्छा नंबर है, 60 नंबर बहुत अच्छा है। 60 नंबर जो ले आए हैं, कोई भी टेस्ट में ईमानदारी से लिख के ले लीजिए, उनका रिजल्ट बन रहा है। सब लोग के सामने मैं बोल रहा हूँ, 60 नंबर जो ईमानदारी से लाए हैं उनका रिजल्ट बनेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए, नहीं कि नेट पर गूगल पे सर्च मार करके बना लिए, ठीक है, तब नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य जो है 15 डिग्री। 15 डिग्री में हमने बोला था, चूंकि आपका जो है 360 डिग्री कितने घंटे में होता है? 12 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे, चूंकि दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 24 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। चूंकि ये पूरा, जैसे मान के चलिए पूरा पृथ्वी है, तो पूरा पृथ्वी 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 360 डिग्री, 180 इधर, 180 इधर, 360 हो गया। तो ये पूरा 24 घंटा में पूरा घूम जाता है अपने अक्ष पे। तो 360/24 करेंगे तो 15, तो यानी आपका 15 डिग्री घूमता है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का अंतर हो जाएगा आपका? 15। समझ गए ना कैसे हो गया ये 15? तो 1 घंटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटा में पृथ्वी दो स्थानों की जो दूरी होता है वो 15 डिग्री होता है 1 घंटे में, ठीक है। यानी अगर पृथ्वी पे कोई, ठीक है, 15 डिग्री का अंतर है, कोई 70 डिग्री पे है, कोई 85 डिग्री पे है ग्लोब पे, तो इसका समय जो होगा 1 घंटे आगे होगा। किसका? जो 85 डिग्री पे है। जैसे आपका जो देश है वो 82.5 डिग्री पे है ग्रीनविच के टाइम से, तो 82.5 डिग्री मतलब आपका जो है, आपका इससे अगर हम भाग देते हैं 15 से तो 5.5 घंटा हो जाता है। तो 5 घंटा 30 मिनट आपका जो है समय क्या होता है? लंदन के ग्रीनविच से आगे होता है। कितना समय आगे होता है? तो 5.5 घंटा। क्यों होता है? चूंकि आपका डिग्री कितना आगे? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 × 5 = 75, 5 घंटा। उधर 7.5 जो डिग्री है वो आधा घंटा लेगा, तो 1 घंटा याद रखिएगा, ठीक है। बस समझाने के लिए हमने, दो स्थानों के बीच समय अंतराल 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतर का अंतर क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, आपका 15 दूनी 30, तो ये तो 30 डिग्री हो गया। और चूंकि अब देखिए 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 15/60, तो उसके बाद आपका 20 मिनट में हो गया, तो 20 × 60, 3 × 5 = 5, 5 डिग्री ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? 35 डिग्री। 30 और 5 क्या हो गया आपका? 35 डिग्री। समझ गए कैसे बना? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। किन्हीं कोई दिक्कत तो नहीं है? 35 डिग्री कैसे हमने निकाला? आप लोग सब अपने में मशगूल है, चलिए कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? देखिए ये समय आपका
क्या बोल रहा है, दिनांक रेखा। तो जो तिथि निर्धारण रेखा है उसी को दिनांक रेखा भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, समय निर्धारण रेखा 0 डिग्री से घूमता है, मतलब यहाँ से गुजरता है 0 डिग्री। लेकिन अगर आपको दिनांक पूछ दे या मतलब तिथि निर्धारण रेखा, तो ये याद रखिएगा 180 डिग्री। कितना याद रखना है आपको, 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाए, देखिए समय निर्धारण 0 डिग्री और आपका तिथि निर्धारण 180 डिग्री, ये दो जो पॉइंट्स है एकदम याद रखिएगा। कई लोग कन्फ्यूजन में गलत सलत कुछ से कुछ बना देते हैं और जब परीक्षा दे के आते हैं खूब खुश रहते हैं और ट्रेन पर चढ़ते चढ़ते घर आते आते मुंह लटका लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब गलती बना के आते हैं, चूँकि रट्टा मार के जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ से कुछ बना के आए और उनको लगता है एकदम सब सही बना के आए हैं, और जब घर पे आते हैं मिलाते हैं तो गायब है सब नंबर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। और कलर तो शुरुआत में कीजिएगा ही नहीं, पहले ही बता देते, कलर लास्ट का आधा घंटा में कीजिएगा। जो आपको कलर करना होगा लास्ट के आधे घंटे पहले बनाइएगा, ठीक है, आराम से। आधा घंटा बचेगा तब कलर करने एकदम घड़ी लेके जाइएगा। घड़ी नहीं रहेगा तो आपके क्लासरूम में घड़ी होगा, एकदम 1.5 घंटा पूरा कलर करना शुरू कर दीजिए। और 15 मिनट में कोशिश कीजिएगा, एक रिनॉल्ड्स का मोटा वाला पेन आता है वो लेके जाइएगा, उसको कलर कर लीजिएगा। फिर टाइम मिलेगा तो जो नहीं बनेगा उसको बनाइएगा, जो नहीं बना होगा, ठीक है। इस तरीका से कीजिएगा तो जा करके आपका सफलता निश्चित होगा। ग्रीन बीच किस दिशा में है, तो ग्रीन बीच आपको पता है यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। ग्रीन बीच कहाँ पे है, जो कि एक राजकीय वेधशाला है ब्रिटेन का, तो यूके यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने का अंतर होगा, तो एक देशांतर पार करना है, चूंकि पूरा टोटल देशांतर 360 हो जाता है, तो 360 बटे आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के समय के बीच का अंतर कितना होगा। तो एक देशांतर पार करना है आपको, तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो 360, ठीक है। तो 1 घंटा में जो है आपका 1 घंटा यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री लगता है आपका 60 मिनट। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 मिनट मतलब 4 मिनट में आप क्या कीजिएगा, 1 डिग्री पार कीजिएगा, तभी 15 चौक 60 हो गया। तो आपका 4 मिनट में कितना डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री पार कीजिएगा। चूंकि 15 डिग्री पार करते हैं 60 मिनट में, तो 1 डिग्री स्वाभाविक सी बात है कि 60 बटे 15, तो 4 मिनट में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 डिग्री हम 60 मिनट में करते हैं, तो 1 डिग्री पार करने में तो 60 बटे 15, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 मिनट में आप 1 डिग्री पार कीजिएगा। वही पूछ रहा है कि दो स्थान के बीच का अंतर, यानी 1 डिग्री आगे स्थान परिवर्तन हुआ तो डिग्री ही परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो 4 मिनट। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता। लंदन, पुर्तगाल, देखिए ये सब तो ब्रिटेन का है। तो आपका जो है इथोपिया, देखिए ये डिपेंड करता है अब किस देशांतर रेखा पे है वो, ठीक है। तो एक क्षण, ये क्षण वाला होगा, ये वाला क्षण होगा, ठीक है। तो लंदन पुर्तगाल का तो एक ही होगा, क्योंकि वो सब एक ही देशांतर के आसपास होगा लगभग। इथोपिया अलग है, इसका आंसर ऐसे इथोपिया ही है, ये अफ्रीका में पड़ता है इथोपिया। घाना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर इथोपिया है। 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। हो सकता है घाना जो है, घाना वो देशांतर पर डिपेंड कर जाएगा। जैसे ये आपका, जैसे ये पृथ्वी है, मान के चलिए पूरा पृथ्वी है, तो ये जो देशांतर रेखा है, ठीक है, तो अगर उस रेखा पे आता होगा, हो सकता है घाना, या तो उस स्थिति में आपका जो है एक समय होगा। ये याद रखिएगा बस इथोपिया, क्योंकि मैप खोलना पड़ेगा अभी। जब ग्रीनविच मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 शाम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, ठीक है। एक ग्रीनविच में मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब 12 बज रहा है, ठीक है।
तो स्वाभाविक सी बात है 5 बजे शाम में है, तो यानी कितना घंटा आगे हो गया, तो 75 डिग्री, चूंकि 15 डिग्री आगे होता है तो 1 घंटा आगे होता है, तो यहाँ 5 घंटा आगे 12 से 5 के बीच में, तो यहाँ पे 75 डिग्री क्या होगा, मध्याह्न है। तो उसके आगे निम्नलिखित में से कौन याम्योत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, देखिए 75 डिग्री पश्चिम, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। 5 बजे शाम होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो 5 घंटा आगे होगा, और 5 घंटा आगे होगा तो उसकी स्थिति पूरब में होगी, क्योंकि पश्चिम से पूरब घूमता है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री पूरब। ठीक है, समझ गए। तो पश्चिम नहीं मार दीजिएगा, इस साइड आपका पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, इधर से इधर, यानी पृथ्वी जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय आपका पूरब में होता है, उल्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज। ये तो आपको पता होगा, कोपर्निकस ने किया था, मतलब सभी ग्रह अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं एक वृत्ताकार, वो केपलर बोला था, लेकिन सौर प्रणाली की खोज कोपर्निकस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो देखिए क्षुद्र ग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो आपको बताया था, मंगल बृहस्पति के बीच में धूमकेतु निहारिका। अब देखिए ये पूछ रहा है कि सौरमंडल, तो सौरमंडल में निहारिका नहीं आएगा, निहारिका एक प्रकार का गैलेक्सी हो गया, तो ये आपका सौरमंडल में आपका नहीं आएगा। सौरमंडल में सूर्य और उसके जो 8 उपग्रह हैं, 8 ग्रह हैं वो आएंगे, और साथ साथ जो भी धूमकेतु है या उल्का पिंड है वो सब आता है। ठीक है, तो सौरमंडल का पार्ट आपका निहारिका नहीं होता। ध्यान से बनाइएगा, सारा कुछ आपको हमने पढ़ा रखा। तारामंडल क्या है, तो पृथ्वी से समदूरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष आकृति, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे तारे जो आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तारामंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल जो है 89 तारामंडल है। ठीक है, तारामंडल तारों का समूह है जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन समान दूरी पे वो नहीं होते हैं। ठीक है, वही तारामंडल है। तो कई बार ये क्वेश्चन जैसे आप लोग जो पढ़ते होंगे, जो नक्षत्र जो होता है वही तारामंडल ही है। जैसे होता है ना, आप किसी नक्षत्र में हैं, जैसे राशि जिसको बोलते हैं 12 राशि, तो जो पृथ्वी के नज़दीक जो राशि है वही नक्षत्र हो गया। ठीक है, वही जो है तारामंडल है। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोट जो करता है तारा, वो कौन सा तारा कहलाता है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो वो अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। उल्का, कोई भी पिंड जो भी ग्रह से टूट के गिरता है तो उसको उल्का कहते हैं। धूमकेतु, ठीक है, ये सब अलग है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बात सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह बात कोपर्निकस ने ही बोला था। नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात्रि होता है। अर्धरात्रि के समय सूर्य जो दिखाई देगा वो कौन से महीने में दिखाई देगा, वो होगा जून। वो कौन महीना होगा, जून, जब वहाँ पे अर्धरात्रि को आपको सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, और आपके इधर भी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, योगा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उत्तरी गोलार्ध वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाता है। ये तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का
जो दूरी है वो खगोलीय एकक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय एकक के रूप में जाना जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? संध्या प्रकाश, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यही है। क्योंकि ध्रुव पे क्या होता है कि सूर्य देर तक चमकते रहता है, रोशनी देते रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि एकाएक सूर्य जो है निकल जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। तो देर तक वो चमकते रहता है रात्रि में, चूँकि ध्रुव पे, ठीक है, चूँकि पृथ्वी क्या है, झुका हुआ है, तो वहाँ पे जो है मध्य रात्रि तक मतलब रोशनी करते रहता है, सूर्य की लाइट आते रहती है, तो उसी को बोलते हैं मध्य रात्रि सूर्य। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है, और उस पर लगभग 71% पार्ट में क्या है आपका हाइड्रोजन, हीलियम तो है ही, और उसमें आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। तो सूर्य एक क्या है? आपका तारा ही है, नज़दीक है, इसीलिए आपको दिन को दिखाई, मतलब रोशनी के कारण ही आप देख पाते हैं सूर्य की रोशनी। तो ये भी लेकिन एक प्रकार का क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के पृष्ठ पे जाइएगा, कितना तापमान होगा? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सोच सकते हैं वहाँ पे जाना कितना असंभव वाली बात है। सूर्य के सतह पर कितना तापमान होगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा, अभी तुरंत हमने बताया, हाइड्रोजन के अलावा कौन सा होता है? तो हीलियम होता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8.3 मिनट दे दे तब भी कोई बात नहीं है, 8 मिनट 16 सेकेंड ऐसे लगता है, 16 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड। लेकिन अगर आपको दे दिया है 8.3 तो कोई बात नहीं है, मिनट में बदलिएगा तो वही हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? तो आपको पता ही है, बुध सबसे पास का ग्रह है। पूरा अच्छे से हमने आपको सौरमंडल शुरुआत में ही पढ़ा दिया था, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो देख लीजिए। बुध नक्षत्र में एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो 88 दिन का होता है बुध पे, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? जिसके पास उपग्रह है ही नहीं, तो आपको पता होगा कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 है, फोबोस, डिमोस। वरुण और प्लूटो के पास भी है, ठीक है। लेकिन बुध और शुक्र जो दोनों ग्रह है, इसके पास किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे नज़दीक होगा, और सबसे नज़दीक कौन सा है? तो आपको पता है वो बुध, जिसको मरकरी भी बोलते हैं हम लोग। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसीलिए तो इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? तो शुक्र ग्रह को, चूंकि यह पृथ्वी के ही लगभग बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन, भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, प्यार की देवी, ये सब शुक्र को ही कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा? देखिए ये भी आपका सुबह और शाम ये दिखाई देता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र ही ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह ही है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? ये कई बार हमने बोला है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही होगा, चूंकि यहाँ पे मीथेन गैस की प्रचुरता है, जो इसको क्या बना देता है? गैस चैम्बर के रूप में बना देता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह, पृथ्वी का पूछ रहा है, सूर्य का नहीं पूछ रहा है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह क्या हो जाएगा? अब बताइए मंगल और शुक्र में से कौन सा होगा? बताइए, अंदाजा लगाइए, ठीक है, क्या होगा? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का कौन सा ग्रह है? तो वो आपका शुक्र होगा, पृथ्वी के सबसे निकट, इसीलिए तो पृथ्वी पर से आपको दिखाई देता है शुक्र, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको, एक को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो इसको शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को ही सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक प्रकार का मृतप्राय तारा होता है, ठीक है। सुपरनोवा क्या होता है? एक प्रकार का मृतप्राय तारा होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? जो पोल है उत्तरी, नॉर्थ पोल की खोज। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रॉबर्ट पियरी का नाम याद रखिएगा, उसने उत्तरी ध्रुव का खोज किया है। और दक्षिणी ध्रुव पूछे तो एम्डसन ने दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी का, आर्कटिक और अंटार्कटिका जो बोलते हैं ना, अंटार्कटिका, ठीक है। तो
ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिका। तो सबसे लास्ट बिंदु, ठीक है, उत्तरी और दक्षिण। तो पियरे याद रखिएगा, पियरे जो है रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव और एमर्सन ने आपको दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था, साउथ पोल का। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं? चूँकि किस कारण से ऐसा होता है? चूँकि पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है, तो पृथ्वी आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए जो है तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी। हरित ग्रह भी आपको पृथ्वी को ही कहा जाता है, लेकिन हरा ग्रह जो है आपको अरुण को कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है किसके बीच में? तो शुक्र और मंगल के बीच में, इसीलिए तो हम लोग मार्स मिशन करते हैं, नहीं तो शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा स्थित है? तो पृथ्वी स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगा? तो हमने बताया था ये उपसौर और अपसौर, याद कीजिए। उप मतलब छोटा, तो 3 जनवरी छोटा दिन, 3 और 4 में छोटा कौन हो गया? 3, तो 3 जनवरी हमने याद भी कराया था ट्रिक से। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, अधिकतम दूरी कब होगा? 4 जुलाई को, एकदम याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में लगाती है, ठीक है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या होगा? उत्तरी या दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या होगा? 90 डिग्री होगा, स्वाभाविक सी बात है। निम्नलिखित में से किन देशों का समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? ये तो आपको अच्छे से देखना होगा कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, जो भूमध्य रेखा है वो आपको कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। देशांतरीय 1 घंटे का अंतराल 15 डिग्री के बराबर होता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो बांग्लादेश से तो गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरेगी, चूंकि एकदम नॉर्थ में है ये। यहां पर दिन और रात समान होते हैं, कहां पे? तो भूमध्य रेखा में होगा। भूमध्य रेखा में क्या होगा आपका? दिन और रात क्या होगा? समान होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो जो सर्वाधिक निकट है भूमध्य रेखा का, वो आपका कौन सा है? तो सिंगापुर है, जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिको, मैक्सिको जो कि आपका अमेरिका में पड़ता है, तो यहां से आपका जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भौगोलिक रेखा जाल, चूंकि प्रतिच्छेद यानी जैसे ये पृथ्वी है, आप इसको देशांतरीय बांटते हैं इस प्रकार से, अब फिर ये आपका अक्षांश हो गया, इसको इस प्रकार से बांटते हैं। तो ये आपका जो कट गया, जहाँ जहाँ कटा, यही पूछ रहा क्या है? तो भौगोलिक रेखा जाल है। वो क्या कहलाता है? ये सब क्या? भौगोलिक रेखा जाल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। 49वीं समानांतर रेखा आपको याद भी करवाया था, यूएसए और कनाडा। कैसे? अब देखिए यूएसए कनाडा, यूसी, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, यहाँ एक लाइन खींच दिया, क्या बन गया? 49। तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो एकदम जो नीचे होगा उससे नीचे या ऊपर में होगा दक्षिण अमेरिका का, वो नहीं गुजरेगा वहाँ से। तो जो बोलीविया है, बोलीविया से आपका जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, जैसे ये पृथ्वी है तो 23.5 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो बोलीविया से होकर के आपका मकर रेखा नहीं गुजरती है, चिली और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन का सेट किया, और आप लोग को ये टेस्ट सीरीज में सारा कुछ डाला हुआ है, हमने वहीं से निकाल करके आपको पढ़ाया। बाद बाकी अगर आप लोग सेट बनाए होंगे तो आप लोग को पता होगा ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने अच्छे से आपको थ्योरी करा रखा है। भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।
कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भरोसा आपने किया है और हमने हर संभव प्रयास किया, अभी भी कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हमने आपको छोड़ दिया है। ऐसे हमने बोला था कि आपको हमने जून तक पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मैं पूरा जुलाई भी आपको पढ़ा रहा हूँ और जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपका कहीं कोई तरह का रिवीजन हो, बार बार हो, वो मैं कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।